नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और मेरी मौजूदगी रोज की तरह प्रयागराज महाकुंभ में। और तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाता हूं। रवि आपको तस्वीर दिखाएंगे। भीड़ यहां पर कम होने का नाम नहीं ले रही है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी माघ पूर्णिमा के पहले ये जबरदस्त तरीके से भीड़ लोगों की स्नान करने के लिए कि एक बार पुण्य हासिल कर लें। ये चारों ओर आप देखिए जबरदस्त तरीके से भीड़। और प्रयागराज के आउटर स्कर्ट्स पर यानी जो बाहरी इलाके हैं वहां पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें हैं। लोग जाम में फंसे हुए हैं। लोगों की इच्छा है कि एक बार प्रयागराज पहुंच जाएं, वहां पर स्नान कर लें। लेकिन इस बीच एक सियासत भी बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। और उस सियासत ने कई सारी चीजों पर पूर्ण विराम के संकेत भी दिए हैं। मिल्कीपुर से दिल्ली तक बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की, मुस्लिम बहु सीटों पर, पीडीए बहु सीटों पर जिस तरीके से जीत हासिल की, तो सवाल पूछे जाने लगा कि क्या तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स पर ताला लगने जा रहा है? क्या मुस्लिमों के आधार पर जो सियासत हो रही थी, क्या बीजेपी के नाम, मुस्लिमों को बीजेपी के नाम पर जो डराया जा रहा था, उस तरीके की पॉलिटिक्स बंद होने वाली है? दिल्ली में मुस्तफाबाद, रिठाला, शाहदरा जिस तरीके से जीत हासिल की, मिल्कीपुर पीडीए बाहुल है, वहां पर जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की, तो सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या यह गेम ओवर हो रहा है तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स का? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। देश विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण से मुक्ति पानी खोजिए। दिल्ली में एक ऐसे अध्याय का खात्मा हुआ जिसने मुसलमानों को ठगने का काम किया है। आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। मुसलमानों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया है। बीजेपी जीत गई, ये भी बढ़िया है, कोई बात नहीं। मुसलमानों ने भी सपोर्ट किया है। बीजेपी को वोट दिया है। क्या तुष्टीकरण की सियासत पर देश में ताला लगने वाला है? क्या देश में मोदी योगी के नाम पर मुस्लिमों को डराने का खेल खत्म हो गया? हिंदू एकजुटता की मुहिम ने क्या जातीय सियासत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है? मिल्कीपुर टू दिल्ली के चुनावी नतीजों से मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि मोदी योगी को मुस्लिम और पीडीए विरोधी बताने वाला दांव पूरी तरह से फुस हो गया। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली टू मिल्कीपुर के चुनावी नतीजे संकेत यही दे रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल का वनवास तो खत्म किया ही, मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने जीत हासिल की। उधर सपा के गढ़ और पीडीए बहुल मिल्कीपुर में 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर बीजेपी ने विरोधियों को सदमे में डाल दिया। कल जीत के बाद पीएम मोदी जब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, उन्हें इस चुनावी जीत के संकेतों का आभास बखूबी था। लिहाजा उन्होंने मंच से तुष्टीकरण के खात्मे और संतुष्टीकरण की पॉलिसी का शंखनाद कर दिया। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। सोचिए, जिस मिल्कीपुर में यादव पासी, गैर पासी, दलित और मुस्लिम मतदाता करीब 2,10,000 हो, वहाँ सपा के अजीत प्रसाद इनमें से आधे वोट भी हासिल नहीं कर पाए। उन्हें सिर्फ 84,687 वोट मिले। 61,710 वोट से हार का सामना करना पड़ा। संकेत साफ है, पीडीए का हाथ सपा के साथ नहीं। जिस दिल्ली में दंगों के बाद मुस्लिमों को डराया गया, सीए विरोध के नाम पर मुस्लिमों को उकसाया गया, उसी दिल्ली में बीजेपी ने सिर्फ बम्पर बहुमत हासिल नहीं किया बल्कि मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद, शाहदरा और रिठाला इलाके में भी जीत हासिल की। मुस्तफाबाद में 40% मुस्लिम आबादी है, शाहदरा में 30%, जबकि रिठाला में मुस्लिम वोटर्स की आबादी 30% से ज्यादा है। दिल्ली के इन मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी की जीत बड़े सियासी परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। इस बार मुसलमानों का वोटिंग ट्रेड दिल्ली में बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। मुसलमानों ने
कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को भी वोट दिया है और बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दिया है। गांधीनगर से जीतने वाले एमएलए अरविंद लवली जी ने खुद कहा कि 50% मुसलमानों ने हमें वोट दिया है। और एक जीतने वाले बीजेपी की विधायक का ये ऐलान बड़ी अहमियत रखता है। हर जगह से मुसलमानों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया है कि ये दिल्ली की तरक्की के लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात करेंगे। तमाम दिल्ली वासियों को भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत पर दिली मुबारकबाद। मेरी मेहनत, मेरा वोट, मेरी दुआ कामयाब हो गई और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दिल्ली में एक ऐसे अध्याय का खात्मा हुआ जिसने मुसलमानों को ठगने का काम किया है और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों के जो इमाम हैं उनको भी ठगने का काम किया है। दिल्ली में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी को मिलने वाले मुस्लिम वोटों के लिए जो नैरेटिव सेट किया गया था, उसकी कमर तो मौलाना ने वोटिंग से पहले तोड़ दी थी। मौलाना साजिद रशीदी कह चुके थे वो बीजेपी को वोट करें, लेकिन मुस्लिम वोटों में बीजेपी की सेधमारी और पीडीए वाला भ्रम टूटने से सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव को हुआ। जब मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का एम कार्ड नहीं चला तो बौखलाहट में नेताओं के बयान आने लगे। अखिलेश यादव तो अभी भी बार बार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। साफ है कि मिल्कीपुर की हार में अखिलेश को 27 का सत्ताधीश वाला नैरेटिव फेल होता दिख रहा। वहीं अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को बेटे की हार के बाद संविधान की याद आ रही। दिल्ली का नतीजा जरूर है, लेकिन ये मिल्कीपुर का नतीजा देश के लोगों को, जिनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास है, यकीन है, मिल्कीपुर चुनाव से देखा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जूतों तरह रौंदा गया है, लोकतंत्र को रौंदा गया है और बूथों को लूटा गया है। ये लोकतंत्र के ऊपर देश की सबसे बड़ी डकैती है। बेटे की हार को लोकतंत्र की सबसे बड़ी डकैती बताने वाले ये वही अवधेश प्रसाद हैं, जिन्हें कुछ महीने पहले ही अयोध्या की जनता ने संसद पहुंचाया था। अवधेश प्रसाद की तरह ही बौखलाहट में समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल भी धांधली करार दे रहा। मीडिया सेल की तरफ से कहा गया पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी। लेकिन सवाल है कि जब बहुतायत में जनता ने सपा को वोट ही नहीं किया तो किस मुंह से 90% लोगों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है और समाजवादी पार्टी से विपक्ष का सुपड़ा साफ हो चुका है। इनके निगेटिव नैरेटिव को जनता ने नकार दिया है। सवाल है कि जो विपक्ष बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाता है, पिछड़ी जातियों का विरोधी बताकर बार बार जातीय जनगणना की बात करता है, उन सभी आरोपों को जनता ने अपने संदेश देकर नकार दिया। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो खुद को सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर होने का दावा करते हैं, दंगे के आरोपियों तक को चुनावी मैदान में उतार दिया। उनके उम्मीदवारों को भी हार का सामना करना पड़ा। साफ है, इस बार के दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट देकर बता दिया है कि जो भी विकास की बात करेगा उनका वोट उन्हीं के साथ जाएगा। अब तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ राजीव जेटली है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मौलाना साजिद रशीदी है, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साजिद रशीदी, आपसे ही शुरू करता हूं, क्योंकि आपने जो बयान दिया उसके बाद पहली बार आप मेरे शो में भी आ रहे हैं। तो भाई बताइए, आज आपके सुर अचानक से वोटिंग के समय से अभी तक बदल कैसे गए? आप भी पीडीए से आते हैं, जिसका नारा समाजवादी पार्टी देती है। वो कह रहे हैं लूट हुई, किसने लूटा, क्या लूटा, जरा बताइए जरा। देखिए, ये इस तरह के जो बयान हैं, ये सब सियासी बयान हैं। हर हारने वाली पार्टी इस तरह के बयान देती है और देती आई है। सवाल ये है
कि समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को किस तरह लूटा है वो समझने की बात है, किस तरह ठगा है वो मुसलमान समझने की बात है। मुसलमानों पर इन पार्टियों ने एक टैग लगा दिया कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। मैंने वोट देकर और सबके सामने ये बताकर कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है, ये बताने और जताने की कोशिश की है कि मेरे समाज के ऊपर जो टैग लगा है कि हम बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सामने एक विकल्प और है, हम बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं। बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है। बीजेपी भी एक ऐसी पार्टी है हमारे लिए जैसे कांग्रेस है, समाजवादी है, या आम आदमी पार्टी है, या अन्य कोई भी पार्टी हो। बीजेपी भी ऐसे ही है। ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान में हर किसी को हर जगह वोट करने का अधिकार है। कोई भी पार्टी जो हिंदुस्तान में संवैधानिक तरीके से चलती है वो ना तो किसी को अधिकार से ज्यादा दे सकती है, न किसी के अधिकार छीन सकती है, जब तक हिंदुस्तान में संविधान है। तो मैंने अपने समाज को एक मैसेज दिया है कि अब इन पार्टियों के बहकावे में ना आए और अपने आप को गुलामी की जंजीरों से निकालें, डर और भय खत्म करें अपने अंदर से और खुलकर सीना तान कर इस हिंदुस्तान में जीने का काम नहीं, करें। बहुत सही बात है साजिद रशीदी जी, आपने एक प्लेटफॉर्म भी सेट कर दिया। आप धर्मेंद्र यादव बताइए, लूटा किसने है? आपने लूटा है पीडीए के एक को, जो साजिद रशीदी कह रहे हैं। और अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मिल्कीपुर में जो 61,000 आर का अंतर है वो कहां से हो गया, जबकि आपका तो गढ़ है, जबकि पीडीए का गढ़ है वो। राकेश जी, लुटेरे जो होते हैं, लूट की लकीर उनके चेहरे पे दिखती है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता के चेहरे को आप पढ़िए, जीतने पे लोग खुश होते हैं, उनके चेहरे पर लूट की जो लकीर है वो मायूसी दे रही है। कैमरे से कोई बच नहीं सकता इस देश में, दुनिया टेक्नोलॉजी में जी रही है। आपके कैमरे ने भी दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 6 वोट डालकर आया और ऑन कैमरा बात माना कि हमने 6 वोट डाला है। इसको बोलते हैं लूट, इसको बोलते हैं लूट, और लूट जो कराता है उसे बोलते हैं लुटेरा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से पीठासीन अधिकारी को फोन जाता है और ये बोला जाता है कि जो आपको लक्ष्य दिया गया था फर्जी मतदान करवाने का, वो लक्ष्य आपको पूरा हो गया। उसने कहा हमारे पास 68 का लक्ष्य था, हमने पूरा कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि अगर एक बूथ पर नहीं, ये कॉल रिकॉर्डिंग ये कॉल रिकॉर्डिंग सपा के दफ्तर में हो रही थी क्या? ये कॉल रिकॉर्डिंग सपा के दफ्तर में हो रही थी क्या? मैं सुन रहा हूँ। लेकिन साजिद रशीदी जो मेरे डिबेट पे जितनी बार आए उतनी बार मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख पाया। बहुत कम ऐसे मौके आए जब शायद मैं उनकी बातों से सहमत हुआ हूँगा, लेकिन आज वो एक फैक्ट कर रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं, तो आपको साजिद रशीदी बुरे लग रहे हैं। उदाहरण में आपके पेट का दर्द, क्योंकि आपने जो ठेकेदारी कर रखी थी कि भाई ये समुदाय तो हमारा ठेकेदार, हम ठेकेदार बने हुए हैं, वो ठेकेदारी खत्म हो रही है। जो तथ्य आपके सामने दिख रहे हैं, जो ऑन कैमरा दिख रहा है, अरे क्या तथ्य है? रिकॉर्ड दिख रहा है, उसके बारे में सुनिए, एक तो मेरे कैमरे में इस तरीके का कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, दूसरी बात आप कह रहे हैं फलाने को फोन गया, तो कॉल रिकॉर्डिंग सपा के दफ्तर में हो रही थी क्या? चाहते हैं आप, तो कॉल रिकॉर्डिंग सपा के दफ्तर में हो रही थी धर्मेंद्र यादव? मैं पूछ तो रहा हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग सपा के दफ्तर में हो रही थी? आपने कॉल नहीं, आपने कॉल रिकॉर्डिंग कर रखी थी, तो सुनाइए। आपने लूट नहीं, चलिए आप सुनाइए, आप छोड़िए, सुनाइए किस अधिकारी ने किसको फोन किया कि टारगेट पूरा हो गया, ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनाइए। आप उतने बड़े गुनहगार नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी है। लोकतंत्र की लूट में आप उतने नहीं, ये सब हवाई बातें नहीं। लूट को साबित करिए ना लाइव शो में, धर्मेंद्र यादव, लूट को साबित करिए इस शो में, लाइव शो में साबित करिए। कॉल रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। 6 लोग जाकर एक आदमी 6 बार वोट दे दिया, साबित कर दीजिए। बात सुनिए, फिर साबित हो जाएगा। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने आसपास के जिलों से, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे रायबरेली हो, वहां से हजारों लोगों को बुला करके फर्जी आधार कार्ड दे करके फर्जी। अरे ये हवाई बात नहीं होती है, हवाई बात नहीं होती है धर्मेंद्र यादव। दिक्कत यही है कि फैक्ट आप स्वीकार नहीं कर पा रहे भाई। हवाई बात नहीं होती है कि 10 गाड़ियों में बुला लिया, 10 गाड़ियों का कोई। चलिए गाड़ी का नंबर बता दीजिए। ये तीनों उदाहरण आपके धर्मेंद्र यादव बता रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, वो जवाब राजीव जेटली देंगे। धर्मेंद्र यादव, आपने कहा ना, सुनिए, आपने कहा ना धर्मेंद्र यादव, सुनिए भाई, सवाल सुनिए। आपने कहा ना कि आसपास के जिलों से लोगों को भरकर लाया गया वोट डालने के लिए। 4 गाड़ियों का नंबर ही बता दीजिए, किन गाड़ी में भरकर लाया गया। 4 गाड़ी का नंबर बताइए। नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जाके समाजवादी पार्टी का पेज देखिए, उसमें गाड़ी नंबर मिल जाएगा।
पता नहीं कितने रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है। नहीं बताइए ना गाड़ी नंबर। समाचार से अरे यहीं लाइव शो में बताइए गाड़ी नंबर। भारत समाचार गाड़ी नंबर बताइए लाइव शो में, किन गाड़ियों में भर कर लाया गया। मैं अम्बेडकर नगर से आया हूँ और मुझे फर्जी आधार कार्ड दे दिया गया था, उसे मैं अरे बताया नहीं, बताया नहीं। गाड़ी नंबर धर्मेंद्र यादव, गाड़ी नंबर धर्मेंद्र यादव, गाड़ी नंबर बताइए, किन गाड़ियों में भरकर लाया गया। 2 ही गाड़ी का नंबर बताइए गाड़ी अरे नंबर। गाड़ी नंबर आपके पास है, गाड़ी नंबर हम दे देंगे आपको, गाड़ी नंबर दे देंगे। अरे मेरे पास नहीं है भाई, आप बताइए। चलिए सुनिए, मेरे पास नहीं है, आप बताइए गाड़ी नंबर। भारत समाचार के पास। अरे गाड़ी नंबर बताइए ना मुझे। नहीं आप तो ये बात जिस चैनल का नाम ले रहे हैं वहां जाकर करिएगा। आप मुझे गाड़ी नंबर बताइए, आप मुझे गाड़ी नंबर बताइए। सुनिए धर्मेंद्र यादव, एक बात पहले आपको बता दे रहा हूँ, इस देश में 10 चैनल हैं और जिस चैनल पर आकर उस चैनल की बात किया करिए। तो गाड़ी नंबर बताइए ना। फिर उसका भी नाम बता दूंगा। हाँ तो बताइए, चलाइएगा, बताइए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको। चलिए बताइए, लाइव शो में बताइए। चलिए बताइए। मैं ढूंढ के बता रहा हूँ, रुकिए दिखा रहा हूँ आपको। बताइए भाई। दिखा रहा हूँ अब ढूंढ के बता रहा हूँ। चलिए राजीव जेटली ये ढूंढ रहे हैं और पता नहीं कहां से ढूंढेंगे। सोर्स भी बताइएगा। हाँ नहीं ठीक है, ढूंढिए ना। तो तैयारी करके आनी चाहिए थी ना, गाड़ी नंबर लिख के आना चाहिए था, 10 लोगों के नाम लिख के आने चाहिए थे बताने के लिए। आपको पता है कि मैं पूछता हूं पलट कर, सबूत में मांगता हूं, आपको पता है बिना सबूत के क्यों आ जाते हैं भाई। राजीव जेटली 10 गाड़ियों में भर के लाया गया, लूट हो गई। अब मुस्लिम वोटर्स को कौन लूट रहा था ये सच्चाई साजिद रशीदी बता रहे हैं, तो उस पर धर्मेंद्र यादव कुछ और बातें कर रहा है। चलिए रुक जाइए राजीव जेटली। देखिए पहले तो आप इस बात को समझिए राकेश जी, पांडे जी, ये आपने एक सब्जेक्ट रखा है तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बंद, और ये इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। ये ऑटो, गाड़ी, रिक्शा, साइकिल सब बोलेंगे, लेकिन जो मुद्दा है, मूल मुद्दा, उस पर नहीं जा रहे हैं। मैं आज सलाम करता हूं मौलाना रशीदी जैसे लोगों को जिन्होंने ये ठान लिया है कि अब मुसलमानों को पिछड़ेपन में नहीं रखना है, मुसलमानों की दुर्गति नहीं होने देनी है, मुसलमानों को वो जो अधिकार उनको मिलने चाहिए, उनके दरवाजे पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचा रहे हैं, वो पहुंचने चाहिए। मुसलमान इस देश का अभिन्न अंग है, मुसलमान भारतीय है, और ये बात जब आइडेंटिफाई हो चुकी है तो इन राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ताओं की जुबान पर ताला लग गया और इसीलिए इन्हें अपने मुद्दे को भटका करके कहीं और लेकर जाने की जरूरत पड़ गई है। मुद्दे की बात यह है कि आज देखिए देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन की आगाज जिसने किया, मैं बिल्कुल कल परसों से मैंने इस बात को देखा कि जब दिल्ली के चुनाव हुए, चुनाव पोलिंग हुई थी, उसी वक्त में रशीदी साहब ने कहा था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। मुसलमान क्यों पिएगा यमुना का गटर भरा पानी जो गटर छोड़े जाते थे दिल्ली में? मुसलमान क्यों कच्ची गलियों में रहेगा, कच्ची कॉलोनियों में रहेगा, क्यों झुग्गियों में रहेगा? क्यों नहीं उसके पास पक्का मकान होना चाहिए? मुसलमान का बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? मुसलमान के पास सारी सुविधाएं क्यों नहीं होनी चाहिए? और होंगी तो वो कौन दे सकता है? वो वही दे सकता है जो देश के अंदर ईमानदारी से काम कर रहा है, जो देश के अंदर हर व्यक्ति से प्यार करता है, जो पार्टी इस देश को के हर व्यक्ति से प्यार करती है और देश से लगाव रखती है। जो देश से लगाव रखने वाला है वो भारतीय है, और उसका ख्याल रखना भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है, भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। इस बात को तुष्टीकरण की राजनीति ने कहीं ना कहीं दूर करके रखा था, जिस दूरी को मिटाने का वक्त आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की पार्टी है। इन लोगों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं कुछ वक्त प्रोपेलर का काम कर रही थी, इन्होंने सर्वाइव भी किया, लेकिन मुझे लगता है अब जागरूकता आ चुकी है, इस देश के अंदर बदलाव आए, सब दुकानें बंद होने वाली है। ये वो सब दुकानें बंद होने वाली है जो मुस्लिम लोगों को दड़बे के अंदर रखना चाहती थी, जो मुस्लिम महिलाओं को घरों में धकेलना चाहती थी, जो नहीं चाहती थी मुसलमान का बच्चा पढ़कर के। अजय वर्मा जी जो बात राजीव जेटली कह रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सैफरन टेररिज्म, इस तरीके की बातें कही गई। हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, सनातन को गालियां दी गई, नहीं खुश होता है मुस्लिम समुदाय इससे। और रशीदी इस बात के गवाह बन रहे हैं जो कि खुलकर विरोध करता है भारतीय जनता पार्टी का, और विरोध के चेहरों में से एक बड़ा चेहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने बरगलाया है, लूटा है मुस्लिम वोट बैंक को। देखो पांडे जी, ये इस हिंदुस्तान में 145 करोड़ लोग हैं और 14 पॉइंट कुछ करोड़ मुस्लिम लोग हैं। ये आवाज मेरी वापस मुझको गूंज रही है, आपको आ रही है पांडे जी? अब तो गूंजेगी। हाँ, मुझे आपकी आवाज बहुत ठीक आ रही है। आपकी आवाज जो इको कर रही है पीसीआर, उससे देखिए आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, बोलिए आप। अच्छा,
तो मैंने कहा ये रशीदी साहब भी उस 14 पॉइंट कुछ % जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उसमें से एक वोटर्स हैं, और हर वोटर को अपना लोकतंत्र का जो स्तंभ है और जो भारत का संविधान है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। अब रशीदी साहब जो कह रहे हैं तो ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कोई होगी या पूरे दिल्ली के मुस्लिमों की बात होगी? इनके विचार है, बहुत से लोग भाजपा को भी वोट करते हैं, लेकिन चूंकि आपने नहीं तो अजय वर्मा जी, ये बात आपको तब नहीं समझ में आती है जब साजिद रशीदी मोदी बीजेपी विरोध में बोल रहे थे, तब तो आपको साजिद रशीदी बड़े अच्छे लग रहे थे। आज साजिद रशीदी एक अदद मुस्लिम वोटर हो गए, पहले उनकी आवाज पूरे मुस्लिम समुदाय की आवाज आपको लगती थी। मैंने तो पांडे जी साजिद रशीदी साहब की ना अच्छाई करी ना बुराई करी, मैंने तो ये कहा उनके बारे में बता रहा हूं। मैं कोई गलत कह रहा हूं क्या? देखिए बी टीम थी दिल्ली केजरीवाल बीजेपी की, जो इन्हें किरण बेदी और मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी और सुषमा जी लेकर आई थी कि कांग्रेस को नेस्त नाबूद करने के लिए। जब उसने 2024 के इलेक्शन में आंख दिखाई मोदी जी को और उनसे कर दिया कि हम आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहे और हमसे गठबंधन कर लिया, तो मोदी जी नाराज हो गए। अच्छा, हमको तो चूंकि वो हमें पता चला कि इनका टारगेट था अलायंस, तो इन्होंने करा था लोकसभा का, लेकिन दिल्ली में फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है आप अपने लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की जो रीति और नीति थी वो केजरीवाल जिससे भेजा था, तो उसका नतीजा उन्हें उनका हस्त्र मिल गया। ऐसे ओवैसी साहब को भी उन्होंने पनपाया हुआ है। भाई उनका आश्रय आप अपना आश्रय नहीं देख पा रहे हैं अजय वर्मा जी। लोग हैं, 0 लगातार 2 बार रहा और आप फिर भी खुश हैं कि जैसे लग रहा है आप ही जीत गए, आप ही सरकार बनाने वाले हैं। इधर 3 जगहों पर शाहदरा, रिठाला, मुस्तफाबाद में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। यहाँ पर 30-40% से ज्यादा मुस्लिम हमारे हैं। पास आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि जनता कहना क्या चाहती है। था, हमने 4% से 7% वोट कर लिया और 0 से ही उत्पत्ति है संसार फिर भी की, अंडा मिला, 0 मिला, ही कहानी शुरू होती है। पांडे जी आप सुना गजब करो, खुशी है, गजब खुशी है आपकी। आप थोड़ा सुना करो। 0 पर भी इतने खुश है आप? नहीं, आप थोड़ा सुना करो कि हम क्या कह रहे हैं। हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम लोकतंत्र के लुटेरे नहीं हैं, हम प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग नहीं करते, हम ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस और ईवीएम मशीन और चुनाव आयोग का बेजा इस्तेमाल नहीं करते। अरे भाई फिर वही बात है, आप लेकर जा रहे हैं शाहदरा, रिठाला, मुस्तफाबाद में बीजेपी कैसे जीत गई, आप इस पर बोलना ही नहीं चाहते हैं। आप ये स्वीकार करने को तैयारी नहीं है कि इस देश का मुसलमान जुड़ रहा है, और इसीलिए धर्मेंद्र यादव, संभल वाला भी आपका दाव फेल गया। 5-5 लाख आपने जाकर जो पत्थरबाजों को मुआवजा बांटा उनके घर वालों को, वो दाव भी फेल गया। तो समझिए कि इससे मुस्लिम समुदाय खुश नहीं होता है कि पत्थरबाजों, गोलीबाजों को जाकर मुआवजा बांट देंगे, महाकुंभ को लेकर कुछ भी अनर्गल बोल देंगे, इससे मुस्लिम समुदाय नहीं खुश होता है। धर्मेंद्र यादव, राकेश जी, आप जिस जगह पे खड़े हैं, सनातन के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, मौत नहीं हुई, हत्या हुई है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बोला है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बताया कि उनका विधायक गलत बोला, सही बोल रहा है। आज भी 15,000 लोग लापता हैं, गंगा में लाशें बह रही हैं, गाजीपुर में लाशें दिख रही हैं लोगों को। तो आप अरे भाई ये अपने अरे धर्मेंद्र यादव प्लीज, धर्मेंद्र यादव, यही आप लोगों की दिक्कत है भाई। अनर्गल बातें करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, गंगा में लाशें बह रही हैं, एक दिखाइए ना भाई। रोज यहीं पर हूँ 12 तारीख से, एक मुझे नहीं दिखी ना यहाँ पर किसी को दिखी। दिक्कत सिर्फ आप लोगों की यही है कि आप लोग नहीं स्वीकार करने को तैयार है। धर्मेंद्र यादव, ये बात मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आप सुनवाइए पूरे देश को। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी किशोर गुर्जर ने कह दिया, उसको इंडोर्स करने के लिए थोड़े नहीं बैठा है। अगर कहा है तो गलत कहा है, और उसका राजीव जेटली जवाब देंगे। 2013 में भी लोगों की जान गई थी तो हत्या मानेंगे आप उसे? धर्मेंद्र यादव, 2013 में भी लोगों की जान गई थी तो हत्या मानेंगे आप उसे? अरे भाई 2013 में भी लोगों की जान गई थी तो हत्या मानेंगे उसे? विधायक गलत कह रहे हैं क्या, ये बोलिए। अरे नंद किशोर गुर्जर ने कहा तो मैं कह रहा हूँ, सुनिए धर्मेंद्र, अरे धर्मेंद्र यादव सुनिए, हाँ सुनिए, नंद किशोर गुर्जर ने कहा है तो गलत कहा है, गलत कहा है, क्यों कहा है, क्या एक्शन होगा, राजीव जेटली जवाब देंगे। लेकिन इस सर पर क्या 2013 में भी मौतें हुई तो हत्या मानेंगे आप उसे? परेशान हो रहे हैं, आप ये भी बोलिए कि ये गलत है, आप ये भी बोलिए। अब सुनिए दूसरी बात, जो आप कह रहे थे कि गाड़ी का नंबर दीजिए, मैं आपको गाड़ी का नंबर भी दूंगा
गाड़ी में जो बैठ के फर्जी वोटर आया था वो भी दूंगा, और जिस मंत्री के कहने पे वोट डालने आया था वो भी दूंगा। आप अपने इस चैनल पे चलवाइए। नहीं बिल्कुल दीजिए। और मैं आपको एक और फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, अभी सवाल डालिए नहीं, आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ। बोलिए कि आपकी पार्टी एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। आप मुझे लौट कराइए, ये संभल वाले पत्थरबाजों को मुआवजा, महाकुंभ पर अनर्गल टिप्पणियां, गंगा में लाशें बह रही हैं, नहीं कमाया भाई। साजिद रशीदी जैसे लोग नहीं खुश हुए इस बात से। सामने आगे बढ़िए। देखिए राकेश जी, सुनवाइए इसको, पूरे देश को। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को फोन कर रहा है आदमी, यही लोकतंत्र है। ये लूट नहीं है तो क्या है मुझे बताइए, लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी नाकामी नहीं है तो क्या है मुझे आप बताइए। फिर ना रुक जाइए। राजीव जेटली एक रिप्लाई करिए। नहीं रुक जाइए भाई, राजीव जेटली रिप्लाई, रुकिए। आज संभल के पत्थरबाजों के घर जाकर मुआवजा बांट दे, तुष्टीकरण के लिए उस पर आप बोलना नहीं चाहते हैं, महाकुंभ पर अनर्गल टिप्पणियां, उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते, ठीक है। राजीव जेटली रिप्लाई करिए, फिर रशीदी आऊंगा आपके पास। देखिए राकेश भाई, एक छोटी सी बात, बार मैं इस बात को, आज देखिए कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं इस डिबेट को भटकने नहीं दूंगा। हम पहली बार खुले तौर पे चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश का मुसलमान अपना लगाव रखता है, क्योंकि उसने 10 साल के डिलीवरी के बाद ये महसूस कर लिया कि ईमानदारी से मेरे दरवाजे पर मेरे अधिकार कोई पहुंचा सकता है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि आज अपनी इतनी अच्छी डिबेट रखी और उस डिबेट को भटकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो। दोनों की कोशिश यह है कि वो आग कैसे लगाई जाए, दोनों की कोशिश यह है कि मुसलमानों को कैसे भड़काया जाए, दोनों की कोशिश यह है कि तुष्टीकरण कैसे की जाए। लेकिन ये कोशिश अब पूरी तरह से विफल होती हुई नजर आ रही है। इस देश का हर व्यक्ति, मैं मुसलमान नहीं कह रहा हूं, हर व्यक्ति को समझ में आ गया है मेरा देश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। लेकिन मेरी राजीव भाई एक आदत है जिस तरीके से आप बार पॉइंट पर लौट कर आ रहे हैं, तो मेरी भी आदत है कि डिबेट से भागने नहीं देता। रुक जाइए धर्मेंद्र यादव, यही दिल्ली है जहां पर सीए के नाम पर इस तरीके से विरोध हुआ, और तब साजिद रशीदी क्या नहीं कहा करते थे, लेकिन साजिद रशीदी संभल में जाकर पत्थरबाजों के घर मुआवजा बांटा है तो उस पर कुछ नहीं बोले, वो भी दाव नहीं कमाया। सवाल पूछ रहा हूं, महाकुंभ को लेकर अनर्गल टिप्पणियां, गंगा में लाशें बह रही हैं, लाखों लोग देखिए, भीड़ यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रही है, किसी को लाश नहीं दिखी। सपा का अलग से कैमरा लगा था कि लाश दिख गई, और इनको लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय खुश हो जाए इससे। देखिए पांडे जी, महाकुंभ में जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा है, उस पर सबको दुख व्यक्त करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी की भी जान जाती है, वो हिंदुस्तान का नागरिक है, हर आदमी को उस पर दुख होना चाहिए। कोई आदमी अगर उस पर सियासत करता है तो इससे गंदी सियासत कोई नहीं हो सकती। दूसरी बात, समाजवादी और कांग्रेस से आप ये पूछिए कि समाजवादी और कांग्रेस को मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया है, आज क्या वजह है कि मुसलमानों के महल्ले में ये वोट मांगने नहीं जाते और ये मंच साझा नहीं करते मुसलमानों के साथ में। समाजवादी से पूछिए आजम खान का क्या हाल है, कितनी बार गए हैं अखिलेश यादव उनके घर पे, क्या किया, लीगल एड पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई उनको, आज उनके क्या पोजीशन है, कोई समाजवादी का आदमी उनको पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं नहीं, ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हो, थोड़ा सा इस पर इंट्रोस्पेक्ट करिएगा धर्मेंद्र यादव और अजय वर्मा जी, वरना पता नहीं आगे क्या हाल होगा। साजिद रशीदी जैसे लोग अगर पलटकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो वाकई आत्ममंथन करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।